हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विजन आइस के डेली करंट अफेयर के बारे में दोस्तों, जो कि आज 5 जुलाई 2024 है दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला जो आर्टिकल है वो बताता है दोस्तों कि केंद्र ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत परीक्षण सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए योजना संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं दोस्तों। ठीक है, केंद्र ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत परीक्षण सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए योजना संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों कि इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया है दोस्तों। किसने शुरू किया है दोस्तों? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, इसे 2023 से 2029-30 तक की अवधि के लिए आरंभ किया गया है दोस्तों। कब तक के लिए दोस्तों? 2023 से लेकर 2029-30 तक के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को हासिल करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना है दोस्तों। इसी के साथ ही 2030 तक जीवाश्म ईंधन की आयात पर निर्भरता को कम करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हम अभी आयात करते हैं 1 लाख करोड़ रुपए का, वो आयात अब हम अगली बार मतलब कि जब ये लक्ष्य को प्राप्ति हो जाएगी तो हम आयात नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? तो ग्रीन हाइड्रोजन को किसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के द्वारा उत्पादित विद्युत धारा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है दोस्तों। इसे हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं हम दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में दोस्तों। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें जल मतलब हाइड्रोजन, वाटर का फॉर्मूला को है H2। जल से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करना पड़ता है दोस्तों। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, जिससे ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अलग अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन को हम स्टोर कर लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं अलग दूसरी जगह पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमने अभी बताया आपको कि हाइड्रोजन और H2O से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उस एक्सट्रैक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर रिन्यूएबल एनर्जी से आती है वो दोस्तों, तो उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और अगर कोयले से आती है या जैसे कि बोटामनस कोयले से, तो उसे ब्लैक हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर न्यूक्लियर से आती है तो पिंक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही है दोस्तों, क्या है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? एक बार फिर से बताते हैं दोस्तों। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, उस इलेक्ट्रिसिटी से जल को हाइड्रोजन में एक्सट्रैक्ट किया जाता है और हाइड्रोजन को स्टोरेज किया जाता है, उसे ही हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। तो इसमें बताया गया है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत परीक्षण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे, संस्थागत सहायता के वित्त पोषण के लिए कौन कौन से वित्त पोषण के लिए? परीक्षण सुविधाएं, बुनियादी ढांचे और संस्थागत सहायता के लिए वित्त पोषण के लिए योजना पर दिशा निर्देश जारी किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दिशा निर्देश ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में निर्दिष्ट मानकों या दिशा निर्देशों के अनुरूप मजबूत गुणवत्ता और परीक्षण इकोसिस्टम पर बल देते हैं दोस्त। ठीक है, योजना की मुख्य विशेषताओं पर नज़र डालते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट है इसमें कि यह योजना ग्रीन हाइड्रोजन और इससे बनने वाले उत्पादों की मुख्य श्रृंखला में घटकों, प्रौद्योगिकियों एवं प्रक्रियाओं के लिए मौजूदा परीक्षण सुविधाओं में कमी की पहचान करने में मदद करेगी। मतलब कि इसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या लूपहोल्स हैं, इन सब की पहचान करेगी दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन से बनने वाले उत्पादों में ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल आदि शामिल हैं दोस्तों। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है दोस्तों उसमें बताया गया, इसके अलावा यह योजना विश्वसनीय और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की नई परीक्षण सुविधाओं को स्थापित करने और मौजूदा परीक्षण सुविधाओं को अपग्रेड करने का भी समर्थन करती है दोस्तों। ठीक है, तो जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें ये सब चीज़ों के बारे में बात की है दोस्तों। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि नई परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाएं स्थापित करने की समय सीमा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मंजूरी की तारीख से 18 महीने।
18 महीने तक आपकी जो है इसमें बताया गया कि नई परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाएं स्थापित करने की ये समय सीमा है दोस्तों। ठीक है, मौजूदा सुविधाओं के अपग्रेडेशन के लिए 12 महीने, मतलब कि जो मौजूदा सुविधाएं हैं उनको अपग्रेड करने के लिए 12 महीने का समय और दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब 12 ये नई परीक्षण जो प्रमाण सुविधाएं हैं उनको स्थापित करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया, और जो मौजूदा जो सुविधाएं हैं उनके लिए 12 महीने। ठीक है, ताकि उनको अपग्रेड किया जा सके, जो पुरानी हो चुकी हैं उन्हें अपग्रेड किया जा सके, उसका समय है 12 महीने। ठीक है, हालांकि यह कार्यान्वयन एजेंसी या परियोजनाएं देरी का सामना करती हैं या योजनाओं के उद्देश्यों को पालन करने में विफल रहती हैं तो मंत्रालय संचालन समिति के परामर्श से परियोजनाओं को दी गई मंजूरी वापस ले सकता है दोस्तों, या रद्द कर सकता है, या समय सीमा के भीतर बंद कर सकता है दोस्तों। ठीक है, क्या बताया गया इसमें दोस्तों कि जो 18 महीने की जो नई परीक्षण एवं प्रमाण सुविधाएं की स्थापित करने की समय सीमा दी गई, और जो पुरानी सुविधाएं हैं उनको 12 महीने के जो अपग्रेडेशन के लिए समय सीमा दी गई है। अगर जो कोई भी कार्यान्वयन एजेंसी अगर देरी का सामना करती है तो उसे जो जो मंत्रालय है वो जो है उसे रद्द भी कर सकता है या समय सीमा के भीतर बंद भी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट बताया गया इसमें कि स्थापित या अपग्रेड की गई परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच ये सभी संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए खुली होंगी तथा किसी एक संगठन या संगठनों के समूह की कैप्टिव इकाई नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, कौन है इसकी, तो जैसा कि हमने अभी बताया है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है, वो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, बजटीय परिव्यय क्या है इसका, तो 200 करोड़ रुपए 2025-26 तक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो अगला आर्टिकल है उसमें बताया गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ग्रह की रक्षा के वैश्विक प्रयास यानी कि ग्लोबल प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट्स का हिस्सा बनने की इच्छा प्रकट की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा सूर्य। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सूर्य। ठीक है, और उसके बाद ये है, मान लो ये है अर्थ। ठीक है दोस्तों, ये है अर्थ। ठीक है, ये अर्थ हो गई, और ये हो गया मार्स। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन है, उसके बाद यहाँ पर एक और ग्रह है जिसका नाम है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जुपिटर, ये हो गया जुपिटर, ये हो गया मार्स, और ये हो गई हमारी पृथ्वी अर्थ, और ये हो गया सन। ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों कि जो सूर्य पृथ्वी और मार्स के बीच में कुछ छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो जुपिटर है यहाँ पर और मार्स के बीच में भी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इन्हें भी क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, और यहाँ पर भी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये पृथ्वी के समीप पाए जाते हैं दोस्तों। तो अगला जो टॉपिक है उससे हम बात करते हैं नियो। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह नियो अर्थ ऑर्बिट में भी पाए जाते हैं दोस्तों, पृथ्वी के समीप पाए जाते हैं। ठीक है, नियो अर्थ ऑर्बिट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों थोड़ी देर बाद। हम पहले क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर टाइप में चट्टानी पिंड होते हैं। ये धात्विक भी हो सकते हैं और चट्टानी भी हो सकते हैं, इन्हें खगोलीय पिंड भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारा बेनु क्षुद्र ग्रह हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच में भी पाए जाते हैं, और पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति के बीच में भी सबसे ज़्यादा अधिकतर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको चित्र में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं दोस्तों, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों नियो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में, नियो अर्थ ऑर्बिट के बारे में, NEO नियो अर्थ ऑर्बिट। इसकी जो हाइट होती है दोस्तों वो 100 किलोमीटर, जैसे कि ये हो गई हमारी कार्बन लाइन। ठीक है, ये हो गई कार्बन लाइन। अब इसके ऊपर आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है, तो इसके ऊपर से जो
ये यहाँ से 100 किलोमीटर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कार्बन लाइन के ऊपर 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है, कितने 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज में हम न्यू अर्थ ऑर्बिट कहते हैं इसे। ठीक है, जो भी ऑर्बिट होती हैं उन्हें हम न्यू अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी न्यू अर्थ ऑर्बिट। अब हम बात करते हैं अपने करंट अफेयर के बारे में। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि इस वर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस, क्षुद्रग्रह के बारे में हमने बताया दोस्तों कि जैसा कि मार्स और पृथ्वी के बीच में और मार्स और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे चट्टानी पिंड या धात्विक पिंड पाए जाते हैं उन्हें हम क्षुद्रग्रह कहते हैं, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताया गया कि जो विश्व क्षुद्रग्रह दिवस पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला का कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में इसरो अध्यक्ष ने कहा कि इसरो पृथ्वी ग्रह की रक्षा प्रयासों की तैयारी के लिए एस्ट्रॉइड एपोफिस का अध्ययन करने का इच्छुक है। इसरो अध्यक्ष के अनुसार जब 2029 में अपोफिस पृथ्वी के 32 किलोमीटर दूर होगा तब इसरो उसका अध्ययन करेगा। इस प्रयास का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टकराने से रोकना है दोस्तों। ठीक है, ज्ञातव्य है कि प्रतिवर्ष 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 जून को। ठीक है, क्षुद्रग्रह अपोफिस के बारे में बात करते हैं तो इसकी खोज 2004 में की गई थी। यह एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि पृथ्वी और मंगल के बीच में जो क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं वो नियो अर्थ ऑर्बिट में ही पाए जाते हैं दोस्तों। तो नियो अर्थ ऑर्बिट की हाइट हमने कितनी बताई थी? कार्बन लाइन के या फिर 100 किलोमीटर के ऊपर 200 किलोमीटर तक, 100 से 200 किलोमीटर के बीच में उसे हम नियो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं दोस्तों। इसे पृथ्वी को प्रभावित करने वाले सबसे खतरनाक क्षुद्रग्रहों में से एक के रूप में पहचाना गया है दोस्तों। सौर मंडल में अरबों धूमकेतु और क्षुद्रग्रह हैं। इनमें से अधिकांश कभी पृथ्वी के पास नहीं आते। जब कोई धूमकेतु या क्षुद्रग्रह की कक्षा से उसे पृथ्वी के करीब लाती है तो उसे नियो अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। ठीक है, हालांकि क्या बताया इसमें दोस्तों कि जब कोई धूमकेतु या क्षुद्रग्रह की कक्षा उसे पृथ्वी के करीब लाती है तो उसे नियो अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि 100 या 200 किलोमीटर की रेंज में अगर वो आ जाता है तो नियो अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में मान लिया जाता है उसे। ठीक है, हालांकि मार्च 2021 में यह रडार अवलोकन अभियान संचालित किया गया था। हालांकि मार्च 2001 में एक रडार अवलोकन अभियान संचालित किया गया था। इसने सटीक कक्षा विश्लेषण के साथ खगोलविदों को एक निष्कर्ष निकालने में मदद की थी। कम से कम 1 सदी तक अपोफिस के हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाने का कोई जोखिम नहीं है। इसमें यह बताया गया था दोस्तों कि कम से कम 1 सदी तक मतलब 100 साल तक अपोफिस हमारे ग्रह को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो प्लानिटरी डिफेंस इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यह क्षुद्रग्रहों, धूमकेतु जैसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के संभावित प्रभावों से पृथ्वी की रक्षा करने के उद्देश्य के लिए किए गए प्रयासों और रणनीतियों को व्यक्त करता है दोस्तों। किसे व्यक्त करता है दोस्तों? तो यह जो क्षुद्रग्रह या धूमकेतु जो अपने न्यू अर्थ ऑर्बिट में आ जाते हैं दोस्तों, तो उनके प्रभावों को पृथ्वी की रक्षा करने के लिए यह रणनीतियों और प्रयासों को व्यक्त करता है दोस्तों। ठीक है, इसे ही प्लानिटरी डिफेंस कहते हैं दोस्तों। इन प्रयासों पर रणनीतियों में डिटेक्शन हो गया है, किसका डिटेक्शन? क्षुद्रग्रहों का या धूमकेतु का। ट्रैकिंग हो गया, प्रभाव आकलन हो गया, मार्ग बदलने सहित कई रणनीतियाँ शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि ग्रह रक्षा की आवश्यकता। यदि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का मार्ग पृथ्वी की कक्षा में प्रविष्ट करता है तो उनके आकार, गति, कोण और प्रभाव क्षेत्र के आधार पर पृथ्वी के बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। इससे पृथ्वी पर सुनामी, भूकंप, संभावित आगजनी से अरबों लोगों के जीवन खतरे में पड़ सकता है दोस्तों। तो जैसा कि इसमें बताया गया दोस्तों कि इससे कई संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं दोस्तों। मान लो अगर कोई भी क्षुद्रग्रह या धूमकेतु अगर क्षुद्रग्रह अपनी पृथ्वी पर पड़ता है या यहाँ पर आता है दोस्तों, तो उससे नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर अर्बन एरिया में गिरता है तो काफ़ी लोगों को नुकसान हो सकता है दोस्तों। या फिर इससे दोस्तों किसी और जगह गिरता है दोस्तों, अगर उसका साइज़ ज़्यादा है तो भूकंप भी आ सकता है दोस्तों, सुनामी भी आ सकती है जिसके चलते, है ना दोस्तों। तो इसके कई संभावित खतरे हो सकते हैं। इसी की रक्षा करने के लिए दोस्तों प्लानिटरी डिफेंस को यूज किया जाता है ताकि जो है उसकी तो जो ये क्या करता है दोस्तों, ये अपनी कुछ प्रयास और रणनीतियाँ बनाता है ताकि जो क्षुद्रग्रह है उसको डिटेक्ट किया जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके और उसके मार्ग को भी बदला जा सके।
ऐसे प्रयास किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि पृथ्वी ग्रह की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं दोस्तों। तो नासा का ये डार्ट है, इसके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। इसमें बताया जाता है कि जो ये डार्ट है ये क्षुद्र ग्रह का जो उसका मार्ग है उसको भी बदल सकता है दोस्तों। वो कैसे बदल सकता है दोस्तों कि अगर वो कोई क्षुद्र ग्रह आ रहा है और हम क्या करेंगे दोस्तों, जो नासा का मिशन है वो अपने सैटेलाइट को भेजेगा और वहाँ पर एक्सीडेंट करवाएगा उसका, तो जिससे क्या वो अपना मार्ग बदल दे। हम एक चित्र की सहायता से देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये है क्षुद्र ग्रह, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी। अब ये यहाँ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब हमारा जो नासा के वैज्ञानिकों ने डार्ट के नाम से जो जो सैटेलाइट है उनकी, या जो उनका जो उपग्रह है वो क्या करेगा दोस्तों, अगर मान लो वो यहाँ पर है दोस्तों उपग्रह, ठीक है, तो वो मूव करेगा इस क्षुद्र ग्रह तक, ठीक है। अब वो क्षुद्र ग्रह पर टकराएगा दोस्तों। अगर टकराएगा तो उसका जो पाथ है, उसके पाथ को अगर मान लो वो इधर आ रहा था दोस्तों, तो अब वो यहाँ से मुड़ जाएगा दोस्तों। तो पाथ को चेंज करने के लिए ही डार्ट मिशन यूज किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नासा का डार्ट मिशन है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही एक और मिशन था ओसिरिस अपेक्स। इसमें क्या क्या किया जाएगा दोस्तों, तो क्षुद्र ग्रह पर जा करके उसकी जो कुछ मतलब कि कुछ केमिकल्स या उसके जो कुछ पदार्थ हैं उसको उसको कलेक्ट करेगा दोस्तों। ओसरिस, ऐसे ही ओसरिस था, ओसरिस रेक्स था उसका नाम से दूसरी। तो उसके जो पदार्थ हैं उसको एक कलेक्ट करेगा और अपने पृथ्वी पर भेजेगा। ऐसे ही ओसरिस रेक्स था वो। अब ओसरिस अपोपिस एक्सप्लोरर एपेक्स क्या है दोस्तों, तो ओसरिस रेक्स इसने बेनू के सैंपल्स एकत्र करने के अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। इसके बाद नासा ने ओसरिस रेक्स को अपोपिस का अध्ययन करने के लिए भेजा। ठीक है, तो क्या था दोस्तों कि ओसरिस रेक्स था, उसने ये बेनू ग्रह से सैंपल कलेक्ट किया और अपनी अर्थ पर सेंड कर दिया दोस्तों। उसके बाद क्या किया दोस्तों, तो उसने ओसरिस अपोपिस की तरह वह बढ़ा दोस्तों। ठीक है, जो अगला जो मिशन है वो जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क, इसे 2013 न्यू की डिटेक्शन ट्रैकिंग और उनकी विशेषता बताने में शामिल संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने के लिए स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का नियो समन्वय केंद्र या यूरोपीय नियो डेटा स्रोतों और सूचना प्रदाताओं के पूरे नेटवर्क के लिए डेटा को प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो नासा का जो डार्ट मिशन था उसने क्या किया था दोस्तों, तो उसने एक क्षुद्र ग्रह को वो क्या करेगा दोस्तों, तो वो एक क्षुद्र ग्रह को टकराएगा और उसके मार्ग को बदलने का प्रयास करेगा दोस्तों। ऐसे ही ओसरिस रेक्स था, इसने बेनू ग्रह से जो सैंपल थे उसके जो मटेरियल था, उसका जो मिट्टी थी उसको कलेक्ट करके पृथ्वी पर सेंड किया था दोस्तों। उसके बाद वह अपेक्स की तरफ चला गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही कई मिशन हैं दोस्तों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह चेतावनी नेटवर्क भी है दोस्तों। ठीक है, आदि आदि। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये डिफेंस प्लानिटरी एफर्ट का एक एफर्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल दोस्तों आईआर से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ने संघाई सहयोग संगठन मतलब कि एसयू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 24वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। ठीक है, तो शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। बेलारूस संघाई कोऑपरेशन संगठन में शामिल होने वाला 10वां सदस्य बन गया। पहले दोस्तों कितने सदस्य थे दोस्तों, तो पहले 9 सदस्य थे। कितने कौन कौन से दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों, ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो वर्तमान सदस्य भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस अब ये 10वां बन गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बेलारूस 10वां बन गया है दोस्तों। अफ़गानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। 7 वार्ता भागीदार देश हैं जिनका नाम है अर्मेनिया, कंबोडिया, श्रीलंका, अजरबैजान, नेपाल, टर्की। इनकी इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी दोस्तों, रूसी और चीनी। इसके लक्ष्य क्या है एससीओ के दोस्तों, तो सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, मित्रता और पड़ोसी देश जैसे संबंधों को मजबूत करना। अगला पॉइंट है दोस्तों, राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक और वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अब बात कर लेते हैं अस्थाना घोषणा पत्र की दोस्तों। तो 2025 से 2027 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने हेतु सहयोग कार्यक्रम, ये अस्थाना घोषणा पत्र में किया गया दोस्तों। 2024-2029 के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ रणनीति भी बनाई जाएगी और 2035 तक के लिए एससीओ विकास रणनीति। अस्थाना घोषणा पत्र के तहत सदस्य देशों ने वैश्विक शांति को मजबूत करने और एक नई लोकतांत्रिक और एवं आर्थिक व्यवस्था को दिशा देने में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका पर जोर दिया है दोस्तों। 2030 के लिए आर्थिक विकास रणनीति कार्य योजना और 2030 के लिए ऊर्जा सहयोग की रणनीतियों को भी मंजूरी दी गई। एससीओ के सदस्य देशों ने कजाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड यूनिटी फॉर जस्ट पीस, हार्मनी एंड डेवलपमेंट का समर्थन किया है। इसका उद्देश्य बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है, ठीक है दोस्तों, जिसमें संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय समन्वयक की भूमिका निभाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भारत के लिए शंघाई कोऑपरेशन का महत्व क्या है दोस्तों? तो भारत को कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति आगे बढ़ाने और मध्य एशिया के खनिज संसाधनों की प्राप्ति में मदद मिलेगी, जैसे कि भारत कजाकिस्तान के यूरेनियम भंडार का उपयोग कर सकता है दोस्तों। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि जो हमारे लिए एससीओ का महत्व क्यों है, तो सबसे पहली बात है कि ये जो है सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है दोस्तों। इसके माध्यम से सेंट्रल एशिया के जितने भी देश हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों। सेंट्रल एशिया में दोस्तों अधिक से अधिक जो खनिज भंडार हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, वहाँ पे कोल है, वहाँ पे पेट्रोलियम है दोस्तों, वहाँ पे कॉपर है, कोबाल्ट है, आदि आदि। मतलब कॉपर की संख्या बहुत कम है दोस्तों, लेकिन बाकी जो यूरेनियम भंडार हो गया वो ज़्यादा है। मतलब कि जो भविष्य का जो फ्यूल है वो ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, इसीलिए हमारे लिए सेंट्रल एशिया अधिक महत्वपूर्ण है। और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है सेंट्रल एशिया में, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है आतंकवाद का विरोध। एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जिसे हम रैट्स के नाम से जानते हैं, आतंकी गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में महत्वपूर्ण और खुफिया जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है दोस्तों। तो एससीओ की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये क्या है कि रैट्स नाम से ये क्या करता है दोस्तों, आतंकी गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करने में सहायता करती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ भी आतंकवाद की जो इश्यू है वो भी चल रहा है अभी दोस्तों, है ना। ऊपर से इसी के साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में भी हम जानते हैं कि न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं आए दिन, ठीक है दोस्तों। तो ये इसलिए हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है तो ऊर्जा सुरक्षा। मध्य एशिया के क्षेत्र में विश्व के 4% प्राकृतिक गैस भंडार और लगभग 3% तेल भंडार मौजूद है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके लिए भी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है एससीओ तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तापी गैस पाइपलाइन की प्राकृतिक गैस आपूर्ति में मदद कर सकता है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है 4 पॉइंट दिए, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एससीओ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला पॉइंट इसमें बताया गया, जो खनिज संसाधनों की प्राप्ति कर सकते हैं हम दोस्तों इसके माध्यम से, क्योंकि इससे हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दूसरा बताया गया आतंकवाद का विरोध, जिसके लिए रैट्स तकनीकी खुफिया जानकारी प्रदान करता है दोस्तों, है ना, ठीक है। तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है सेंट्रल एशिया, इसलिए भी एससीओ में हमें जो एससीओ के माध्यम से कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चौथा पॉइंट है एससीओ तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, मतलब कि तापी गैस पाइपलाइन के लिए भी ये हमें मदद कर सकता है दोस्तों एससीओ, ठीक है दोस्तों। अब भारत के लिए चुनौतियाँ क्या हैं अब एससीओ में, ये देखते हैं दोस्तों। पश्चिमी देश एससीओ को पाश्चात्य विरोधी मंच मानते हैं दोस्तों, ठीक है। भारत के पश्चिमी देशों के साथ भी मजबूत संबंध है और भारत स्वयं को पाश्चात्य विरोधी देश के रूप में नहीं दिखाना चाहता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे लिए चुनौती है दोस्तों। एससीओ सदस्य देशों के बीच कई मुद्दों पर संघर्ष की स्थिति है, और जैसे भारत पाकिस्तान और भारत चीन, ठीक है दोस्तों, जबकि ये सभी मेंबर हैं एससीओ के, ठीक है। एससीओ के पर्यवेक्षक देशों, संवाद भागीदारों तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सीमित स्तर पर चर्चा होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये सब हमारे एससीओ से चुनौतियां हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमने जो बताया है कि एससीओ के बारे में बात करी थी अभी हमने, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, चीन में दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसमें जो है जो आपसी विश्वास, मित्रता और पड़ोसी देश जैसे संबंधों को मजबूत करना,
ठीक है दोस्तों। राजनीतिक व्यापार आर्थिक और वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, ये हमारा लक्ष्य है दोस्तों एससीओ का। ठीक है दोस्तों। अस्थाना घोषणा पत्र के बारे में बात कर ही लिए दोस्तों। हमारे लिए इसका महत्व क्या है दोस्तों, ये भी बात कर ली हमने। चुनौतियाँ क्या है, इसके लिए बात कर ली हम दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा अगला आर्टिकल है उसमें बताया गया कि एक अध्ययन के अनुसार एक रणनीति के तहत ऊर्जा फसलें यानी कि एनर्जी क्रॉप का रोपण जैव विविधता के क्षरण को कम कर सकता है। यह अध्ययन जैव ऊर्जा विस्तार और बहाली को संतुलित करना, जैव विविधता अक्षुण्णता में वैश्विक बदलाव शीर्षक से जारी किया गया है दोस्तों। इस अध्ययन में कहा गया है कि निम्नलिखित या परित्यक्त कृषि भूमि में ऊर्जा फसलों के रोपण को प्राथमिकता देने से अधिक लाभ मिल सकता है। ऊर्जा फसलों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसके तहत बायोमास का उत्पादन करने के उद्देश्य से विशेष प्रकार के पादप उगाए जाते हैं। इस बायोमास को बाद में ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी फसलों के उदाहरण हैं एनर्जी ग्रास, तिलहन फसलें और आदि आदि। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जैव ऊर्जा फसलों को 3 विकास फसल चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। पहली पीढ़ी, इसके लिए ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। इस पीढ़ी में जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए चीनी उत्पादन करने वाली फसलें जैसे कि गन्ना हो गया और स्टार्च, तिलहन फसलें इत्यादि का उपयोग किया जाता है दोस्तों। दूसरी पीढ़ी में क्या होता है दोस्तों, इस पीढ़ी की ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकी का विकास किया जाता है। इसमें खाद्य फसलों की जगह पॉलीसेकेराइड सेलुलोज जैसी लेग्रोसेलुलोज गैर खाद्य फसलों से जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा दोस्तों। तीसरी पीढ़ी में क्या होगा दोस्तों, इसमें भविष्य की तकनीकें शामिल है। इसमें जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए जीएम क्रॉप्स आदि का उपयोग किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो एनर्जी क्रॉप के बारे में बात करी हमने दोस्तों, उसके बारे में 3 चरणों के बारे में बात करी, कौन कौन सी पीढ़ी, 3 पीढ़ी की अलग अलग फसलें हैं। जैसे कि गन्ना हो गया जो पहली पीढ़ी का हो गया। दूसरी पीढ़ी में क्या होता है दोस्तों कि गैर खाद्य फसलों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तीसरी पीढ़ी में क्या होता है, जीएम क्रॉप्स का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि जो जैव विविधता है उसको क्षरण को कम कर सकते हैं हम दोस्तों। तो जैव उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में पहले क्या है दोस्तों, पहले चुनौतियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जैव ऊर्जा फसल उत्पादन की मुख्य निम्नलिखित चुनौतियाँ। भूमि संसाधन सीमित है दोस्तों और इसके उपयोग को लेकर लोगों के बीच मतभेद है और नीतियों में भी एक मत नहीं है। ठीक है दोस्तों। जैव ऊर्जा के लिए फसल उत्पादन में अधिक कृषि भूमि का उपयोग करने से खाद्य संकट पैदा हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर हम जैव ऊर्जा के लिए सारी फसलें उत्पाद कर लेंगे तो जो खाद्य फसलें हैं उनमें कमी आ सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात बताई गई है। गीले बायोमास को कृषि भूमि से जैव ऊर्जा उत्पादन स्थल पर परिवहन करने में अधिक ऊर्जा की खपत होगी और अधिक लागत आ सकती है आदि। ये हो गई चुनौतियाँ दोस्तों। कौन कौन सी चुनौतियाँ, पहला तो भूमि संसाधन सीमित है दोस्तों। अगर हम एक ही भूमि पर केवल और केवल जो जैव ऊर्जा फसलें उत्पादन करेंगे तो खाद्य फसलों का उत्पादन कब करेंगे दोस्तों, इसलिए खाद्य संकट भी हो सकता है। ये हमारी एक चुनौती है दोस्तों। अध्ययन के मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालते हैं। तो अध्ययन में अलग अलग भूमि उपयोग में बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स की गणना करने के लिए जैव विविधता संबंधी डेटा का उपयोग किया गया था। बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स के तहत किसी क्षेत्र में देशज स्थलीय प्रजातियों की औसत संख्या की उस क्षेत्र में स्पष्ट मानव गतिविधियों के प्रभाव से पहले की उसकी संख्या की तुलना में की जाती है, संख्या से तुलना की जाती है दोस्तों। ठीक है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति के अधिक विस्तार और उच्च BII मतलब कि बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स वाले स्थानों पर ऊर्जा फसलें लगाने से इंडेक्स में काफ़ी कमी आएगी। इसमें क्या बताया गया दोस्तों, तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है अगर वहाँ पर हम जैव ऊर्जा वाली फसलों को उगाएंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो बायोडाइवर्सिटी थी उसमें कमी आएगी, क्योंकि जो पहले कई अलग अलग स्पीसीज़ की जो फसलें थीं वो पहले उगाई जाती थी। लेकिन अगर हम जैव ऊर्जा वाली फसलों को उगाएंगे तो उन्हें हटाना पड़ेगा दोस्तों, जैव विविधता इससे कम होगी दोस्तों। यही बात बताई गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इस बॉक्स में देखते हैं कि जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहलें कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम यह केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 3 उपयोजना शामिल हैं। अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम,
इसमें बताया गया यह शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों एवं अवशेषों से ऊर्जा के उत्पादन पर केंद्रित है दोस्तों। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बायोमास कार्यक्रम। इसके तहत बायोमास ब्रिकेट्स और पैलेट्स के निर्माण को समर्थन देने और उद्योगों, शुगर मिल्स, पेपर मिल्स में बायोमास गैर खोई के साथ साथ उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है। बायोगैस कार्यक्रम तीसरा है दोस्तों। इसके तहत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा रही है दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि जो भारत में 3 उपयोजनाएं शामिल हैं, कौन कौन सी भारतीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की। तो पहला है अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम। इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है दोस्तों, जो शहरों में जो अपशिष्ट बनता है या फिर इंडस्ट्री में जो अपशिष्ट होता है या खेती में जो अपशिष्ट होता है, उसके माध्यम से ऊर्जा को उत्पादन करना है। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है दोस्तों। इसमें दूसरा कार्यक्रम है जिसका नाम है बायोमास कार्यक्रम। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा दोस्तों, तो जो बगासेस हो गए, जो शुगर मिल से निकलते हैं दोस्तों, या फिर बाकी जो अपशिष्ट होते हैं उनको पैलेट्स बनाया जाएगा। पैलेट्स के माध्यम से बाकी जगह जो इंडस्ट्री है, जैसे कोल इंडस्ट्री हो गई, उसमें ये यूज किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही बायोमास कार्यक्रम के रूप में जानते हैं दोस्तों। तीसरा है बायोगैस कार्यक्रम। इसके तहत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि बायोगैस की ऐसे संयंत्रों की स्थापना की जा रही है जिससे कि जो कि जैव ऊर्जा उत्पादन का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी चीज़ें, मतलब कि स्टील आदि इंडस्ट्री में उपयोग किया जाएगा इनका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया दोस्तों कि एनर्जी क्रॉप का रोपण करने से जैव विविधता के क्षरण, इसमें बताया गया है एक रणनीति के तहत यह बताया गया है कि जो एनर्जी क्रॉप है, अगर इनका उपयोग करते हैं हम या इनका रोपण करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों को, जैव विविधता का जो क्षरण हो रहा है वो कम होगा दोस्तों। इसमें ये बताया गया। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, जैसा कि हमने बात करी अभी दोस्तों कि अगर हम जैव विविधता, अगर हम जो जैव ऊर्जा फसलों का उत्पादन करते हैं तो खाद्य संकट भी पैदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमने चुनौतियों की बात करी। और इसमें तीसरा ये बताया है कि जो BII है, बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, इंटैक्टनेस इंडेक्स है, इसके बारे में बात करी गई है। तो इसमें बताया कि जो प्राकृतिक वनस्पति के अधिक विस्तार और उच्च BII वाले स्थानों पर, जहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पर अगर ऊर्जा फसलें उगाते हैं तो इसके इंडेक्स में कमी आएगी। क्योंकि दोस्तों हमने बताया अभी आपको कि जैसे खाद्य संकट में संकट पैदा हो सकता है, ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी संकट भी पैदा हो सकता है। हालांकि ये रिपोर्ट बताती है कि अगर हम ऊर्जा फसलों का रोपण करते हैं तो जैव विविधता के क्षरण को कम कर सकता है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आर्टिकल थे दोस्तों। तो आज मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी आप जो भी इसमें आपको जो भी कन्फ्यूज़न है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।